तो गाइस कैसे हो? आई गेस सभी ठीक ठाक ही होंगे। अगर नहीं भी हैं तो क्या ही कर सकते हैं। तो मतलब कोई बात नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है, रुक जाओ एक सेकेंड, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल। ठीक है, तो ये बहुत ही एक बढ़िया सेशन होने वाला है। अगर आप लोग मेरी लेक्चर को सुन रहे हैं तो चाय वाय लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है और चाय पीते पीते इस सेशन का मज़ा ले लो। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। ठीक है, एकदम बेसिक से एकदम बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है एक ऐसा टाइप का लैंग्वेज जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम किसी डेटाबेस में डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लैंग्वेज विच वी कैन यूज़ टू मेस विथ डेटा। ठीक है, अगर आपको डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है उनके साथ छेड़खानी करनी है तो आपको एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये छेड़खानी बहुत बड़ा टर्म है, इसको ध्यान से समझते कि छेड़खानी से हम क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब है आप डेटा क्रिएट कर सकते हो, आप डेटा को अपडेट कर सकते हो, आप डेटा डिलीट कर सकते हो और आप डेटा को पढ़ भी सकते हो यानी कि रीड कर सकते हो। सो ये कर्ड ऑपरेशन है, सॉरी ये CURD, ये ऐसा होना चाहिए। कर्ड यानी कि दही। तो क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रीड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशंस जो है आप एसक्यूएल के ज़रिए कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये समझना होगा कि यार हमारा जो एसक्यूएल है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, एसक्यूएल जो है हमारा ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये आपका क्या है, ये आपका क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये आपका क्वेरी लैंग्वेज है। अब क्वेरी लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो अलग चीज़ है। ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज में बस आप ये बोल देते हो कि क्या करना है और कंप्यूटर आपके लिए वो करके देता है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कंप्यूटर को बोल देते हो कि क्या करना है और आपको ये भी बताना पड़ेगा कंप्यूटर की उस चीज़ को कैसे करना है। कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ नहीं पता होता है, उसको आपको करना क्या है वो भी बताना होगा और कैसे करना है वो भी बताना होगा। लेकिन क्वेरी लैंग्वेज में कंप्यूटर को सब कुछ पता है, बस आपको जो करना है वो बस आप कंप्यूटर को बोल दो कि भाई तुम ये कर दो, तो कंप्यूटर वो तुम्हें करके दे देगा। सो इसको हम लोग बढ़िया से लिखते हैं कि इन क्वेरी लैंग्वेज you just tell the computer what to do but you don't tell it what हाउ टू डू, कि कैसे करना है ये कंप्यूटर को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर को भैया पता है कैसे करना है। आप बस ये बताओ कि तुम्हें करना क्या है। सो ये बात है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यार, बहुत सारे टाइप के, अब ये देखो एसक्यूएल आपके जो RDBMS के जो सिस्टम्स है ये बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसमें आप एसक्यूएल लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका MySQL है। ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल है। ठीक है, फिर आपका ओरेकल है जो कि सब बहुत पॉपुलर है, ओरेकल का एसक्यूएल है। तो ये सब आपके क्या है, RDBMS है जिसके अंदर आप एसक्यूएल से क्वेरी लिख सकते हो और डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट का एक अलग सा एसक्यूएल सर्वर है, उसमें भी आप एसक्यूएल लिख सकते हो। सो ऐसी बात है। तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग MySQL पे ही काम करेंगे। ठीक है हम लोग क्या करेंगे, MySQL पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब एसक्यूएल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, चलो यार, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसक्यूएल हम थोड़ा देख लेते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ एसक्यूएल। सो देखो यार, एसक्यूएल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, एसक्यूएल आपका जो है केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, एसक्यूएल जो है आपका केस इनसेंसिटिव है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप सैलरी लिखते हो, ऐसे कैपिटल में सैलरी लिखते हो तो भी चलेगा, अगर आप पूरा स्मॉल में सैलरी लिखते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों का मीनिंग जो है सेम ही है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अरे यार, ये क्या हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है यार, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ सही है। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि ऑलवेज, एक सेकेंड यार, ऑलवेज, फिर जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऑलवेज एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट विच सेमीकोलन। ठीक है, ये जो साइन है, हमेशा इस साइन के साथ एसक्यूएल का स्टेटमेंट एंड होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं, मान लो कि मुझे एक बेसिक सा क्वेरी मैं लिख रहा हूँ, कुछ ऐसा टाइप का क्वेरी है कि मेरे को एम्प्लॉय टेबल से सारे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है। तो उसका जो एसक्यूएल स्टेटमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, सिलेक्ट, सारे एम्प्लॉयज़ को अगर सिलेक्ट करना है तो हमें सिलेक्ट के बाद स्टार ऑपरेटर यूज़ करना होगा फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, मान लो एम्प्लॉय टेबल से सारे एम्प्लॉयज़ को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखूंगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे सेमीकोलन मस्ट है, ये देना ही होगा। ठीक है, नहीं तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगा अगर ये वाला ऑपरेटर नहीं देंगे तो। ठीक है, सो ये बात है। तो हमेशा एसक्यूएल स्टेटमेंट को आपको सेमीकोलन के साथ जो है ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये बात हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि यही बात है, और तो कोई प्रॉपर्टी एज सच नहीं है। अब देखो, अब हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो डेटा एसक्यूएल में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो हमें थोड़ा सा जानना इम्पोर्टेंट है। सो उसको एक बार देख लेते हैं। राइट, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल। जितनी जल्दी हो सके और जितने आसान तरीके से हो सके मैं तुम्हें एसक्यूएल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम टेंशन मत लो, जितना अच्छे से हो सके मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यार, हमारे जो एसक्यूएल में डेटा टाइप्स हैं वो ये सारे हैं। एक है आपका कैर, कैर एक डेटा टाइप है। ठीक है, कैर लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे एन लिखते हैं। ये एन क्यों लिखते हैं मैं बता देता हूँ। ये एन जो है, ये एन है कि ये जो डेटा टाइप आप दिए हो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एन स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, इसका मतलब अगर आपका n का जो वैल्यू है, अगर n का वैल्यू आपका 12 है तो इसका मतलब आपका जो कैरेक्टर डेटा टाइप होगा, या आप अगर कोई कैरेक्टर डेटा टाइप ले रहे हो तो उसमें आप मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स ही डाल सकते हो, 13 कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते। सिर्फ 12 कैरेक्टर्स तक ही ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कैर की। ठीक है, अच्छा, मैं बाद में एक एक करके सबको समझाऊंगा, पहले मैं डेटा टाइप्स क्या क्या है वो दिखा दूँ। एक है आपका कैर, दूसरा आपका क्या है, वेर कैर। ठीक है, वेर कैर है। इसके बाद भी हमें एन देना होगा यहाँ पे लेंथ स्पेसिफाई करने के लिए। फिर आपका एक डेटा टाइप है इंट, जो इंटीजर को स्पेसिफाई करता है। फिर एक डेटा टाइप है फ्लोट, जो कि डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और एक नया डेटा टाइप है जो आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं देख पाओगे, वो है डेट। डेट बेसिकली आपका उस डेटा टाइप के लिए होता है जो कि आपका डे मंथ ईयर उस फॉन्ट में या उस स्ट्रक्चर में जो लिखा होता है वो इस टाइप का होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो 26/12/2020 अगर ऐसा है तो ये किस डेटा टाइप में होगा, ये हो जाएगा आपका डेट डेटा टाइप का। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखता है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये ऐसा होता है, डेट, फिर मंथ, ऐसे नहीं दिखाते हैं, ऐसे होता है डेट डेट, फिर डैश दे के मंथ मंथ, फिर ईयर 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 ईयर। क्योंकि देखो यार, ईयर तो आपके 4 नंबर्स के होते हैं तो इसीलिए ये ऐसा दिखता है। आपका जो मंथ है वो 2 लेटर्स का है इसलिए ऐसा है। और डेट भी आपके मैक्सिमम 2 लेटर्स के ही हो सकते हैं इसलिए 2 डी दिए हुए हैं। तो ऐसा आपका है डेट के लिए। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके हम समझते हैं।
तो ये डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ये टोटल आपके 5 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं एसक्यूएल में, ठीक है। तो अब चलो एक एक करके इनको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा कैर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो जल्दी जल्दी सिखा देता हूँ, आप टेंशन ना लो, ठीक है। सो कैर के बारे में बात करते हैं। कैर कैसे लिखेंगे, पहले आप कैर ऐसे लिखो, CHAR कैर, और यहाँ पे उसके बाद जो कैर जो डेटा टाइप है उसका लेंथ आपको देना है, ठीक है। तो अब इसका जो लेंथ का रेंज है, ठीक है, रेंज अब बता देते हैं। जो लेंथ है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसका जो लेंथ है वो बेसिकली आपका 0 से 255 का हो सकता है। मतलब आप मैक्सिमम एक कैर डेटा टाइप में 255 कैरेक्टर्स तक अलाउ कर सकते हैं। आप 256 कैरेक्टर नहीं डाल सकते, दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये याद रखना, जो आपका एन है ये मैक्सिमम 255 तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ देखो ध्यान से, ठीक है। अगर मान लो मैंने ऐसा दे दिया कैर 10 ऐसा दे दिया, ठीक है, तो और दे दिया। अब इसके बाद अगर मैंने मान लो कि 10 कैरेक्टर्स दिया, ठीक है, और मैंने 10 कैरेक्टर्स के लिए जगह अलॉट किया, ठीक है, मेमोरी में मैंने 10 कैरेक्टर्स के लिए जगह अलॉट किया, और मैंने जो लिखा वो वैल्यू जो दिया वो दे दिया सिटी। अब देखो सिटी में आपके कितने कैरेक्टर्स हैं, CI T और Y, 4 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मैं 10-4 करता हूँ तो आपके कितने होते हैं, 6 कैरेक्टर्स बच जाते हैं। तो ये 6 कैरेक्टर्स को क्या करता है, ये सवाल आता है। तो ये जो रिमेनिंग 6 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये जो रिमेनिंग 6 कैरेक्टर्स हैं इनको ये क्या करता है, इनको ये क्या कर देता है, स्पेसेस से भर देता है, ठीक है। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको ये क्या कर देता है, स्पेसेस से भर देता है। सो फिल्स विथ स्पेसेस, ठीक है, स्पेसेस से ये क्या कर देता है, भर देता है, ठीक है। उसी तरह से हम अब देखने वाले हैं वेर केयर, ठीक है। चलो तो वेर केयर के बारे में देखेंगे, एक सेकंड रुक जाओ। अब नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं उसका नाम है वेर केयर। सो चलो वेर केयर को देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ ये सबको। ओके, सो यार देखो ये तो हमारा हो गया, वेर केयर का देखते हैं। तो देखो यार जो हमारा वेर केयर है, ठीक है, वेर केयर का मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर। तो इसमें भी आपको जो है कैरेक्टर का लेंथ स्पेसिफाई कर देना होगा कि कितना जगह आप मेमोरी में लिए हो इस कैरेक्टर को भरने के लिए। अब देखो यार यहाँ पे जो है ना वेर केयर का जो एन का रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है ये देख लो। एन का जो रेंज है वो 0 से 65,535 तक है। ये आपका जो है एन का रेंज है। इसका मतलब आप यहाँ पे मैक्सिमम कितना डाल सकते हो यहाँ पे आप मैक्सिमम 65535 तक डाल सकते हो, लेकिन आप 65536 इसको नहीं डाल सकते, ठीक है। इसको आप बिल्कुल नहीं डाल सकते क्योंकि इसका जो एन का रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या, अगर मैंने लिखा वेर केयर 65535, क्या कर दिया यार मैंने ये वाला, एक सेकंड देखो यार, 65535, अगर मान लो मैंने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि मैंने मेमोरी में 65,535 जगह ले लिए किसी वेर केयर के वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो, मान लो मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है। मैं यहाँ पे रेंज लिख दे देता हूँ 0 से लेके N65,535, ठीक है। अब एक चीज़ यार आप ध्यान से देखो, ठीक है। मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा वेर केयर और उसके बाद मैंने एन का लेंथ स्पेसिफाई कर दिया 30, ठीक है। इसका मतलब मैंने मेमोरी में 30 स्पेसेस ले लिए वेर केयर की किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे सिटी लिख दिया, जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है सिटी है। तो यार मान लो मेरे पास 30 स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते ये आपका 30 नंबर तक का स्पेस है और ये 0 स्पेस है, ठीक है। तो ये देखो CI T और Y, ठीक है। तो ये जो बाकी के स्पेसेस हैं, तो 30 टोटल स्पेसेस मैंने रख दिया और यहाँ पे मैंने 4 स्पेसेस भर दिए हैं। तो 30-4 आपके 26 स्पेसेस ऐसे हैं जो आपके खाली है। तो इन 26 स्पेसेस में क्या होगा, तो ये जो 26 स्पेसेस है इनको ये क्या कर देगा बताओ, ये जो रिमेनिंग स्पेस है इनको ये जो रिमेनिंग जो एम्प्टी जगह हैं इनको ये स्पेसेस से फिल कर देगा, ठीक है। इनको ये स्पेसेस से फिल कर देगा, ये एकदम कैर जैसा ही है। अब देखो इंट की बात करते हैं, ठीक है, इंट की बात कर लेते हैं। तो देखो
इंट कैसा होगा, ठीक है। ओके, सो हमारा जो इंट है, इंट का मतलब क्या है? इंट का मतलब है आपका इंटीजर वैल्यू, राइट। इंट का मतलब आपका क्या है? इंटीजर वैल्यू है, राइट, इंटीजर वैल्यू है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, इंट का जो है, हर एक इंट जो है 4 बाइट का स्टोरेज लेता है, ठीक है। अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा दे दिया कि INT 4, नहीं 4 नहीं, मान लो मैंने INT 10 दे दिया, तो ये जो 10, ये जो मैंने वैल्यू दिया है, ये आपका 4 बाइट का जगह लेगा, ठीक है, 4 बाइट का जगह ले लेगा, ठीक है, ठीक है। सो ये बात है। अब देखो यार, इंट आपका ऐसा है, तब इंट की जो रेंज है अब वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। जो इंट की जो रेंज है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो यार इसकी जो रेंज है, ठीक है, इंट का मतलब है ना अनसाइंड इंट, ठीक है, अनसाइंड इंट। अब ये अनसाइंड का क्या मतलब है समझ लेते हैं। अनसाइंड इंटीजर का मतलब है, अनसाइंड इंटीजर जो है आपका, इसका मतलब है आपका ओनली पॉजिटिव नंबर्स, ओनली पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा अनसाइंड इंटीजर में, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे अनसाइंड में से अन को हटा दिया तो क्या बचता है आपका? साइंड इंटीजर, राइट। ये आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़े होंगे। तो फिर क्या बचता है? साइंड इंटीजर। तो साइंड इंटीजर का मतलब क्या होता है? साइंड इंटीजर का मतलब होता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, राइट, अगर साइंड इंटीजर हुआ तो। लेकिन अनसाइंड इंटीजर का मतलब क्या है? ओनली पॉजिटिव। अनसाइंड इंटीजर का मतलब क्या है? ओनली पॉजिटिव। तो देखो यार, जो रेंज है इंट की, जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? ज़ीरो से लेके ये वैल्यू थोड़ा बड़ा है, तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 4294 967 और 295। सो यहाँ तक है, यहाँ तक आपका रेंज है। मतलब आप इंट लेके वैल्यू में आप 4294 967 295 यहाँ तक आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 95 की जगह 96 दे दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 95 की जगह, क्या कर रहा हूँ मैं यार, 95 की जगह 96 दे दूँ, तब मैं इंट नहीं यूज़ कर सकता। तब फिर सवाल आता है, फिर मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? तब मुझे यूज़ करना पड़ेगा बिग इंट, बिग इंट, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर है जो 4294 967 295 से ग्रेटर है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? उसके लिए हमें बिग इंट यूज़ करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बिग इंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार इसका एंडिंग कहाँ है? इसका कोई एंडिंग नहीं, इन्फिनिटी तक जा सकता है। अब इन्फिनिटी को तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब आप जो भी एक नंबर इंटीजर का है वो बिग इंट में डाल सकते, कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है। तो बिग इंट का अगर मैं रेंज आपको बताता हूँ, बिग इंट का रेंज हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 4294, ठीक है, 4294 967, उसके बाद 295। अगर इससे कोई भी बड़ा नंबर आप लेते हैं तो उसके लिए आपको बिग इंट लेना होगा। फॉर एग्जांपल आपने बिग इंट लिया और आपने 4294 967 299, ठीक है, ये ले लिया, तो इसके लिए आपने बिग इंट का यूज़ किया, क्योंकि ये 295 से बड़ा है, तो इसलिए आपने बिग इंट का यूज़ कर दिया। अब बिग इंट का हर एक इंटीजर जो भी होगा बिग इंट का, वो हमेशा आपका 8 बाइट का स्टोरेज लेता है, 8 बाइट का स्टोरेज लेता है, ठीक है। देखो इसमें कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं। तो इन 10 नंबर्स के लिए ये बेसिकली 8 बाइट का स्टोरेज स्पेस लेता है बिग इंट में, कोई भी बिग इंट का नंबर हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे आपको और थोड़ा सा बारीकी से समझाऊँ, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, बिग इंट, ठीक है, बिग इंट 4294 967 295, एक ऐसा, सॉरी 295 नहीं लिखेंगे, 299, ऐसा एक है। और मैं दूसरा एक लेता हूँ, बिग इंट 4294 967 300। तो ये जो एक नंबर है, इस नंबर के लिए भी 8 बाइट के लिए का जगह चाहिए, 8 बाइट का स्टोरेज स्पेस चाहिए। और ये जो दूसरा नंबर है, इसके लिए भी आपको 8 बाइट का स्टोरेज स्पेस चाहिए, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है फ्लोट। अब बारी आती है फ्लोट की, ठीक है। तो हमारा जो फ्लोट है, ये बेसिकली आपका क्या होल्ड करता है? आपको पता होगा, डेसिमल नंबर आपका होल्ड करता होगा, डेसिमल नंबर, राइट। जैसे अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा, फ्लोट
23.67, तो ये हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ये एक डेसिमल नंबर है, तो इसका एप्रोप्रिएट डेटा टाइप आपका क्या होगा, फ्लोट होगा। अब फ्लोट का हर एक जो भी वैल्यू होगा वो आपका 4 बाइट का जगह खाता होगा, ठीक है। 4 बाइट का जगह मेमोरी में खाता है, ठीक है। फ्लोट का कोई भी वैल्यू, वो मान लो आपका 23.67 भी हो सकता है, 27.67 भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, वो आपका हमेशा 4 बाइट का ही जगह खाएगा। सो अगर मैं ऐसा लिख दूँ फ्लोट 30.00, अगर मैं ऐसा भी लिख दूँ तो ये भी आपका एक फ्लोट नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद आपका कुछ तो डिजिट है, चलो वो ज़ीरो ही हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट है तो ये बेसिकली आपका 4 बाइट्स का स्पेस ले लेता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम जिस डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आपका डेट एंड टाइम डेटा टाइप, राइट। ये एक नया डेटा टाइप है जो आपको सिर्फ क्वेरी लैंग्वेजेस में ही मिलेंगे, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं मिलेगा। सो डेट एंड टाइम की बात कर लेते हैं, ठीक है। डेट टाइम डेटा टाइप जो भी है आपका, तो ये बेसिकली डेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो भी तारीख होती है उनको अगर दर्शाना है तो इसके लिए हम लोग इस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब इस डेटा टाइप के अंदर आप जो वैल्यू दोगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले आपके ईयर्स आएंगे, तो 4 डिजिट्स रहेंगे ईयर्स के लिए, फिर आपका एक स्पेस रहेगा, फिर 2 डिजिट्स रहेंगे मंथ के लिए, उसके बाद वापस एक स्पेस, और फिर 2 डिजिट्स रहेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा एकदम से, ठीक है। तो चलो एग्जांपल को दूसरे कलर से लिखता हूँ। तो देखो इसका कैसे लिखेंगे, डेट टाइम को हम लोग ऐसे, डेट टाइम मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन इसका जो असली डेटा टाइप है वो डेट है, तो हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे मान लो 2004, ठीक है, फिर 12, फिर 24, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका जो है ये डेट एंड टाइम डेटा टाइप दर्शाता है, और ये क्या है आपका, ये आपका एक वैल्यू है, ठीक है। अब इसका जो सपोर्टेड रेंज है ये भी जान लो, ये जो डेट डेटा टाइप है इसका भी एक रेंज होता है, तो वो रेंज क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका जो रेंज है ये कहाँ से कहाँ तक सपोर्ट करता है। सो 1001 से लेके आपका 9999 1231 इतना ये सपोर्ट कर देता है, ये आपका रेंज है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है ये समझना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स क्या है ये बेसिकली, ये पहले समझ लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको। देखो यार कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है आपके कुछ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। किसी भी आपका जो डेटाबेस है, अच्छा पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या है, सीधा सीधा वर्ड में अगर मैं बोलूँ रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस। सो हर एक डेटाबेस में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉमनली यूज्ड कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये वाला एट्रीब्यूट में ये वाला रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो सो ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो आपके कॉन्स्टेंट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला जो आपका कॉन्स्टेंट है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहला जो कॉन्स्टेंट है वो है आपका नॉट नल, ठीक है। नॉट नल एक टाइप का कॉन्स्टेंट हुआ। फिर दूसरा एक कॉन्स्टेंट है जिसका नाम है आपका यूनिक, यूनिक एक कॉन्स्टेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक कांस्टेंट है जो है प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की। फिर और एक कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा वो है फॉरेन की। ये आपके कुछ 4 टाइप्स के कांस्टेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट के पास नॉट नल आपको दिख जाए, इसका मतलब है कि उस एट्रीब्यूट के अंदर आपको वैल्यू डालना ही है, आप कोई खाली जगह नहीं छोड़ सकते। अगर यूनिक है तो इसका मतलब क्या है कि उस एट्रीब्यूट के अंदर जितने भी वैल्यू है सारे यूनिक है, मतलब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुआ है। प्राइमरी की का मतलब आपको पता है कि अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट के सामने प्राइमरी की लिखा हुआ देखते हो तो इसका मतलब वो एक प्राइमरी की है। अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट के सामने फॉरेन की लिखा हुआ देखते हो तो ऑब्वियसली वो एक फॉरेन की है। अब आई गेस आपको प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता भी दूंगा, टेंशन मत लो। सो ओके, सो ये बात है। अब देखो एसक्यूएल के बारे में और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे।
ठीक है। सो एक चीज़ देखो यार आप, ओके सो ओके अब देखो यार, अब हम देखने वाले हैं कि अगर हम एसक्यूएल में डेटाबेस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। क्रिएटिंग ए डेटाबेस, ठीक है, क्रिएटिंग ए डेटाबेस। अगर हम लोग एसक्यूएल में डेटाबेस को क्रिएट करेंगे तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखो, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो एसक्यूएल का क्वेरी है वो है क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो पहले क्रिएट लिखोगे, फिर डेटाबेस लिखोगे, इसके बाद आपका डेटाबेस का जो नाम होगा वो नाम आप यहाँ पे लिखोगे। चलो मैं मान लेता हूँ मेरे डेटाबेस का नाम आत्रेयो है, तो मैं यहाँ पे आत्रेयो लिख दूँगा। लिखने के बाद ये सेमीकोलन देना मत भूलना। इसके बाद अगर आप एंटर मारोगे तो आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम रहेगा आत्रेयो। ठीक है, अब आप अपने नाम से बना सकते हो या जो भी आपको मन करे वो बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मान लो कि तुम्हारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। ठीक है, आप तुम्हारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। एक मान लो तुम्हारे पास एक ही कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर आपके बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये डेटाबेस 1 है, डेटाबेस 2 है, डेटाबेस 3 है, डेटाबेस 4 है, डेटाबेस 5 है और डेटाबेस 6 है। तो अब आपको ये जानना है या तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारे पास टोटल कितने सारे डेटाबेसेस हैं, वो तुम्हें देखना है। तो उसके लिए भी एक क्वेरी है एसक्यूएल की। ठीक है, उसके लिए भी एसक्यूएल की एक क्वेरी है, वो क्या है देख लेते हैं। तो अगर आप एसक्यूएल में ये लिखते हो शो डेटाबेस, ठीक है, अगर डेटाबेसेस ऐसा अगर आप लिख देते हो, शो डेटाबेसेस लिख के अगर आप सेमीकोलन दे के एंटर मार देते हो तो आपके कंप्यूटर में जितने भी डेटाबेसेस हैं वो सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, हो गया। तो अब मान लो कि आपके पास बहुत सारे डेटाबेसेस है, उसमें से एक डेटाबेस है जो कि मेरे नाम का डेटाबेस है आत्रेयो। अब आपको ये वाला जो डेटाबेस है, ये वाला डेटाबेस आपको यूज़ करना है। तो अब अगर आप यूज़ करना चाहोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूज़ लिखने के बाद जो डेटाबेस का नाम है वो लिखना पड़ेगा, जो है आत्रेयो। तो मैं यहाँ पे आत्रेयो लिख दूँगा। लिखने के बाद सेमीकोलन देके जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मार दूँगा तो अब ये आत्रेयो डेटाबेस पे ही अभी काम होने वाला है। ठीक है, अब मान लो मुझे आत्रेयो डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, सो अब अगर मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मेरा जो काम होगा वो है कि डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं कौन सा कमांड यूज़ करूँगा, क्रिएट टेबल। ठीक है, अगर मुझे कोई टेबल बनाना है तो उसके लिए मैं ये यूज़ करूँगा, क्रिएट टेबल। ठीक है, अब ये लिखने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टेबल का नाम होगा वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलो मान लेता हूँ मैं एक टेबल लिखूँगा जिसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है, एक टेबल बनाऊँगा जिसका नाम है स्टूडेंट। तो क्रिएट टेबल के बाद मैं यहाँ पे टेबल का नाम लिख दूँगा जो है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे दूँगा और फिर जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मार दूँगा तो एक ऐसा टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट। कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ऐसी बात है। अब चलो, अगर मुझे लगा, चलो मेरे को लगा कि मैं इस टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स डालना चाहता हूँ। मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए, यहाँ पे पहला एट्रीब्यूट होगा, फिर यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट होगा, फिर यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट होगा और यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट होगा। तो मान लो मेरे को अलग अलग एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो अगर मुझे वैसा करना है तो सिर्फ टेबल स्टूडेंट लिख के ऐसे नहीं करना है। ये लिखने के बाद अगर मुझे टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स भी डालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ब्रैकेट ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो पहला एट्रीब्यूट है उसका नाम लिखना होगा, फिर उसका डेटा टाइप और जो कांस्टेंट है वो है। ठीक है, जैसे मान लो स्टूडेंट का नेम होगा, ठीक है, तो मैं एस नेम लिख दूंगा, ये एट्रीब्यूट का नाम होगा। फिर ये इसका डेटा टाइप क्या हो सकता है वो लिखना पड़ेगा। तो यार स्टूडेंट का नेम का जो डेटा टाइप है वो ऑब्वियसली कैरेक्टर होगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैर। अब कैर लिखने के बाद इस कैरेक्टर का जो लेंथ होगा, मैक्सिमम लेंथ, वो मुझे स्पेसिफाई करना होगा। चलो मैं मान लेता हूँ 20।
इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम किसी स्टूडेंट का नाम 20 लेटर्स तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। और उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखना होगा। तो कॉन्स्टेंट पे मैं लिख सकता हूँ नॉट नल। इसका मतलब ऐसा कोई भी रो नहीं रहेगा जहाँ पे स्टूडेंट का नेम खाली है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का नाम तो रहना ही चाहिए, राइट। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे कॉन्स्टेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, हो गया ये वाला। चलो मैं मान लो दूसरा लिखूँगा। ठीक है, चलो दूसरा एक क्या बोलते हैं उसको, दूसरा एट्रीब्यूट डालूंगा। तो मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट की आईडी डालूंगा। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम लिखना होगा जो है SID ऐसे। ठीक है, फिर इसका जो डेटा टाइप होगा वो लिखना होगा। तो इसका डेटा टाइप आपका क्या हो सकता है, देखो अब आईडी में क्या है, नंबर्स भी होता है और लेटर्स भी होते हैं। तो अगर दोनों ही होता है तो ये ऑब्वियसली वेरकेट डेटा टाइप का होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डेटा टाइप में वेरकेट लिखूँगा। अब ऑब्वियसली मुझे इसका भी लेंथ जो है एक फ़िक्स करना पड़ेगा कि मैक्सिमम इतने लेंथ तक हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो आईडी है वो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स के हो सकते हैं। ठीक है, और इसको भी मैं एक काम कर देता हूँ, इसको मैं कांस्टेंट देना होगा। कांस्टेंट में मैं मान लेता हूँ प्राइमरी की लिख देता हूँ। ठीक है, प्राइमरी की। अब मैं ये प्राइमरी क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। फिर यहाँ पे कॉमा दिया। आप देखो यार, यहाँ पे प्राइमरी की मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये प्राइमरी की का मतलब क्या है कि इसके थ्रू हम टेबल के जितने भी बाकी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो प्राइमरी की हमेशा क्या होता है, आपका यूनिक होता है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट का नाम, देखो स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है। देखो मान लो ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम प्रियांशु है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ऐसा हो सकता है। फिर ऐसे हो सकता है कि 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम रोहित है, वो भी सेम क्लास में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट नेम आपका सेम हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी भी स्टूडेंट का आईडी किसी दूसरे के साथ सेम नहीं होगा। सबकी आईडी हमेशा यूनिक होती है। और प्राइमरी की का मतलब ही है कि उस एट्रीब्यूट में सारे जो भी वैल्यूज़ रहेंगे वो सारे यूनिक रहेंगे, वो कभी रिपीट नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने इसको प्राइमरी की डाल दिया। ठीक है, अब मान लेता हूँ मैं दूसरा और एक एट्रीब्यूट डालना चाहता हूँ। जैसे आप मान लो कि गार्जियन नेम, स्टूडेंट के गार्जियन का नाम भी हो सकता है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गार्जियन नेम जी नेम। अब इसका डेटा टाइप लिखना होगा, अब वो भी कैरेक्टर का ही होगा और उसका भी मैं लेंथ 20 फिक्स कर देता हूँ। और जो कांस्टेंट देना होगा वो भी मैं नॉट नल दे देता हूँ। ठीक है, नॉट नल हो गया। सो चलो मान लो मुझे ये 3 कॉलम्स ही चाहिए। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो ये वाला कॉलम जो है, ये वाला जो है ये लास्ट एट्रीब्यूट है जो मैंने बनाया है, तो ये ख़त्म करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लास्ट में कॉमा नहीं देना है, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है और यहाँ पे सेमी कॉलन दे देना है, बस। तो मेरा जो टेबल बनेगा वो कैसा देखने को आएगा, चलिए देखते हैं। तो मेरा जो टेबल बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो मेरा जो टेबल बनेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट था। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट देखने को मिलेगा और इस स्टूडेंट टेबल के अंदर आपके कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे। एक रहेगा आपका एस नेम। ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट आपको दिखने को मिलेगा। फिर आपका SID, ये एक एट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। और दूसरा गार्जियन का नेम, ये भी और एक एट्रीब्यूट है जो आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा आपको टेबल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी है। अब अगर मैं किसी भी रिलेशन का डिग्री पूछूं, ठीक है, तो वो समझना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक रिलेशन है, ऑब्वियसली एक रिलेशन है, क्योंकि एक टेबल के अंदर अगर एट्रीब्यूट्स रहते हैं तो हम उसको रिलेशन बोल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टेबल की डिग्री कितनी है क्या आप बता पाओगे? तो आप डिग्री कैसे बताओगे? टेबल के अंदर जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं या जितने भी आपके कॉलम्स हैं वो आपकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे आपके 3 कॉलम्स है, एक ये और एक ये है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो ये बात है। अब कांस्टेंट आपको देना ही है। ठीक है, हर एक चीज़ में कांस्टेंट देना है। ठीक है, नॉट नल, या ऐसा भी है कि नल वैल्यू ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं।
मान लो कि मैं एक ऐसा टेबल बनाता हूँ, ठीक है, जो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अच्छा, तो चलो अब एक ऐसा टेबल बनाते हैं जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे, उसके डेटा टाइप, और ये सारे हम देख लेते हैं। तो चलो मैं एक टेबल बनाता हूँ स्टूडेंट नाम का ही। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, तो क्रिएट टेबल लिखूँगा सबसे पहले। सो क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम लिखूँगा, मान लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स डालूँगा स्टूडेंट्स के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट दूँगा, फिर सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट का नाम लिखूँगा। सो मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, इसका जो डेटा टाइप है वो देना पड़ेगा। तो मुझे पता है रोल नंबर हमेशा इंटीजर डेटा टाइप का ही होगा, तो इंट। अब इंटीजर का लेंथ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। रोल नंबर मैक्स टू मैक्स आपके 3 डिजिट तक ही जा सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका कंस्ट्रेंट ऐड करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की, इसका मतलब क्या है, सबका रोल नंबर अलग अलग होगा, ठीक है। नाम सेम हो सकता है लेकिन जो रोल नंबर है वो अलग होगा, इसीलिए हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट पे प्राइमरी की डाल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप टेबल के अंदर रोल नंबर में 2 सेम रोल नंबर डाल देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो मान लेते हैं एस नेम, ठीक है, एस नेम यानी कि स्टूडेंट का नेम। तो एस नेम डाल दिया। अब इसका जो डेटा टाइप है वो मुझे देना पड़ेगा, तो उसका डेटा टाइप कैर है, मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है यहाँ पे कैर का जो लेंथ है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यार कैर का लेंथ मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ, 20 दे सकता हूँ, क्योंकि किसी स्टूडेंट का नाम मैक्स टू मैक्स 20 लेटर्स तक हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा है तो उसको शॉर्ट करके 20 लेटर्स तक ला सकता है, राइट। हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो देखो यार, स्टूडेंट का नेम खाली नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नॉट नल लिख दूँगा, नॉट नल लिख दूँगा, सही है, ओके। अब सेम हो सकता है इसीलिए प्राइमरी की लिखा नहीं, नॉट नल लिख दिया। फिर मान लो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं हम लोग, एक कॉलम, तो SDOB लिख देंगे। अब मुझे पता है इसका जो डेटा टाइप होगा वो डेट टाइप का होगा, सो मैं यहाँ पे डेट लिख दिया। अब इसका भी कंस्ट्रेंट देना है तो मैं इसको नॉट नल दे देता हूँ, नॉट नल दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। सो ये बात है। अब मान लो मेरे को इतनी ही चीज़ें देनी है, ठीक है, इतनी ही चीज़ें देनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और कोई कॉलम देना नहीं है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दूँगा और यहाँ पे सेमी कॉलन दे दूँगा। तो अब अगर जो मेरा नया टेबल क्रिएट होगा वो कैसा दिखेगा, देखिए जो नया टेबल क्रिएट होगा वो कैसा दिखेगा, आइए देख लेते हैं। तो मान लो जो हमारा नया टेबल क्रिएट होगा उसका नाम मैंने क्या दिया था, स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी है, जो भी डेटा टाइप्स एट्रीब्यूट्स के नेम है वो सारे आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि रोल नंबर, एस नेम और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ। सो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। चलो, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है फॉरेन की क्या होता है, ठीक है। फॉरेन की में 2 टेबल होता है, एक होता है रेफरेंसिंग टेबल और दूसरा होता है रेफरेंस टेबल। तो चलो उसको भी समझते हैं, ठीक है। अगर मुझे फॉरेन की आपको समझाना है तो उसके लिए मुझे 2 टेबल्स की ज़रूरत पड़ेंगी। एक टेबल होगी रेफरेंसिंग टेबल और दूसरी होगी आपकी रेफरेंस टेबल। अब कैसे फॉरेन की किसको कैसे क्या रेफरेंस करता है वो समझेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट का ही एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे गार्जियन का टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मान लो स्टूडेंट में क्या क्या है, स्टूडेंट का नाम है, ठीक है,
स्टूडेंट का रोल नंबर है और गार्जियन की आईडी है। ठीक है, मान लेते हैं ये 3 चीज़ें हैं। ये स्टूडेंट टेबल है। ओके, और एक दूसरा टेबल है जिसका नाम हम गार्जियन रख लेते हैं। इसमें भी क्या आपको देखने को मिलेगा, गार्जियन की आईडी मिलेगी। ठीक है, एक सेकंड हाँ, गार्जियन की आईडी देखने को मिलेगी। ओके, गार्जियन का नेम देखने को मिलेगा और गार्जियन का फ़ोन नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इन दो टेबल्स में एक कॉमन कॉलम है। वो कौन सा है? गार्जियन आईडी। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो गार्जियन आईडी, अब ये देखो ये गार्जियन टेबल के अंदर है और ये स्टूडेंट टेबल के भी अंदर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि गार्जियन टेबल के अंदर जो गार्जियन आईडी है वो स्टूडेंट टेबल के अंदर जो गार्जियन आईडी है उसको ये रेफरेंस करता है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, गार्जियन आईडी आपकी क्या हो जाएगी, फॉरेन की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन और कोई भी आपका जो भी एट्रीब्यूट्स हैं गार्जियन आईडी को छोड़ के, वो एक भी आपकी फॉरेन की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यार और कोई एट्रीब्यूट तो कॉमन है ही नहीं। तो अगर कॉमन नहीं है तो कहाँ से फॉरेन की होगा। ठीक है, यहाँ पे गार्जियन टेबल के अंदर जो गार्जियन आईडी है वो स्टूडेंट टेबल के अंदर जो गार्जियन आईडी है उसको रेफरेंस करता है। तो इसीलिए इसको हम फॉरेन की कह सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। तो चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेबल को डिस्क्राइब अगर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? डिस्क्राइबिंग द टेबल, देखो अब कैसे करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। डिस्क्राइब करना है हमें टेबल को, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्क्राइबिंग द टेबल। टेबल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो देख लेते हैं। तो टेबल को डिस्क्राइब करने का जो सिंटैक्स है वो कैसा होगा, बेसिकली आपको डिस्क्राइब लिखना है। ठीक है, डिस्क्राइब लिखना है और डिस्क्राइब लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेबल का नाम लिखना होगा। तो यार टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट और ये लिखने के बाद मैं एक सेमीकोलन डाल देता हूँ। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट टेबल का जो भी है वो सब आपका दिख जाएगा। मतलब आपको जब ये लिख के आप जब एंटर मारोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ एट्रीब्यूट्स कुछ कॉलम्स देखने को मिलेंगे। एक होगा फील्ड का कॉलम, ठीक है, टाइप का कॉलम, मतलब डेटा टाइप कौन सा है वो दिख जाएगा, नल है कि नहीं वो दिख जाएगा। ठीक है, कौन सा की है वो दिख जाएगा, फिर एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो वो भी दिख जाएगा। ठीक है, सो ये आपको दिखा देगा मतलब कौन सा एट्रीब्यूट किस डेटा टाइप का है, क्या ये नल है या नहीं है, क्या ये प्राइमरी की है या फॉरेन की है या कुछ भी नहीं है। तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा अगर है तो वो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो ये बात है। अब हम लोग टेबल को ऑल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्टर करने का मतलब क्या है, ऑल्टर करने का मतलब है कोई अगर एग्जिस्टिंग टेबल है और उसके अंदर हम कोई चेंज करना चाहते हैं तो तब हम लोग यूज़ करते हैं ऑल्टर टेबल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जैसे मान लो हमारा जो टेबल था यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहेगा, ऐसा है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा ये स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट टेबल है। अब इसके अंदर आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं मैं वो बता देता हूँ। मान लेते हैं स्टूडेंट नेम है, फिर स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है और गार्जियन की आईडी है। ऐसा कोई एक टेबल हमें देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी आपकी जो है प्राइमरी की है। अब मेरा मन है कि मैं गार्जियन आईडी को भी प्राइमरी की बना दूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इस टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। अगर कोई भी चेंज करना है टेबल के अंदर तो मुझे ऑल्टर करना होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, ऑल्टर टेबल, पहले ये लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद जो टेबल का नाम है वो लिख दूँगा। तो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख दूँगा। ठीक है, लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है,
मुझे गार्जियन आईडी को प्राइमरी की करना है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट लिख दिया। उसके बाद एंटर जैसे ही मारूँगा, एंटर मारूँगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट लाइन पे मैं लिखूँगा ऐड प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की। अब ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूँगा उस एट्रीब्यूट का नाम जिसको मैं प्राइमरी की करना चाहता हूँ। तो इसको मैं गार्जियन आईडी को प्राइमरी की करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे GID ऐसा लिख दूँगा, ठीक है। लिखने के बाद मैं सेमीकोलन दे दूँगा और जैसे ही मैं एंटर मार दूँगा तो गार्जियन आईडी आपकी प्राइमरी की हो जाएगी। अगर आपको चेक करना है कि सही में गार्जियन आईडी प्राइमरी की हुई है कि नहीं, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेबल को डिस्क्राइब करना पड़ेगा और क्या। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे डिस्क्राइब टेबल और उसके बाद जो टेबल का नाम है वो लिख दोगे, इन दिस केस स्टूडेंट है, तो डिस्क्राइब टेबल स्टूडेंट करके सेमीकोलन देके जैसे ही आप एंटर मारोगे तो आपके सामने सब दिखा देगा, वो जो भी मैंने इसके पहले आपको दिखाया। तो वहाँ पे अगर की दिखाएगा तो गार्जियन आईडी के अंदर आपको यहाँ पे क्या दिखा देगा, की कॉलम के अंदर प्राइमरी की, ठीक है। ऐसा यहाँ पे एट्रीब्यूट रहेगा और गार्जियन आईडी के अंदर ये आपको प्राइमरी की दिखा देगा। तो अगर आप चेक करने के लिए ये कर सकते हो कि सही में हुआ है कि नहीं, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो उसी तरह से आप फॉरेन की भी लगा सकते हो टेबल के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉरेन की लगाने के लिए हम क्या लिखेंगे, मान लो मुझे गार्जियन आईडी को ही फॉरेन की करना है, तो फॉरेन की करने के लिए भी सबसे पहला काम क्या होगा, मुझे टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। तो ऑल्टर कैसे करेंगे टेबल को, तो पहले लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल, ठीक है। अरे यार, ऑल्टर टेबल और उसके बाद मुझे टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम तो सर स्टूडेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा यार, स्टूडेंट लिख दूँगा, राइट, लिख दिया मैंने, सही है। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटर दबाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने एंटर दबा दिया, इसके बाद एक नया लाइन आएगा, उस नए लाइन में मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ऐड फॉरेन की, ठीक है, ऐड फॉरेन की। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रख लो कि अगर आपको फॉरेन की किसी भी एट्रीब्यूट को बनाना है तो वो किसी दूसरे टेबल में भी प्रेजेंट होना चाहिए। जिसका मतलब मैंने आपको ऐसे बता रहा हूँ, मान लो ये आपका एक टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, तो स्टूडेंट का टेबल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका, और यहाँ पे दूसरा एक टेबल है वो गार्जियन वालों का टेबल है, ठीक है, गार्जियन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इन दो टेबल्स के बीच में एक कॉमन एट्रीब्यूट रहना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और गार्जियन आईडी है, ठीक है, गार्जियन आईडी है। यहाँ पे भी आपका गार्जियन आईडी है, गार्जियन नेम है और गार्जियन का फ़ोन नंबर है। कैसा गंदा लिख रहा हूँ मैं, गार्जियन का फ़ोन नंबर है। तो यहाँ पे एक कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, वो है गार्जियन आईडी, राइट। तो अगर ऐसा है कि दो टेबल के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट है तभी हम उसको फॉरेन की बना सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ये लिखने के बाद एंटर दबाने की ज़रूरत नहीं, मैं गलत बोल दिया था, सॉरी, मुझे एंटर दबाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अब मुझे फॉरेन की किसी एक एट्रीब्यूट को फॉरेन की बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऐड फॉरेन की, ठीक है, ऐड फॉरेन की। फिर जिस एट्रीब्यूट को मैं फॉरेन की बनाना चाहता हूँ उसका नाम आपको लिखना होगा। तो मैं गार्जियन आईडी को फॉरेन की बनाना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, GID लिख दिया। अब मुझे फिर लिखना पड़ेगा रेफरेंसेस, रेफरेंसेस। अब इसके बाद जिस टेबल को वो रेफरेंस कर रहा है उस टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे रेफरेंसेस की जगह पे रेफरेंस लिखने के बाद अगर मैं टेबल का नाम गार्जियन लिख देता हूँ, अगर मैं टेबल का नाम गार्जियन लिख देता हूँ और उसके बाद मैं सेमीकोलन कर देता हूँ, फिर एंटर अगर मैं मार देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो गार्जियन आईडी है
वो फॉरेन की बन जाएगी और वो किसको रेफरेंस करेगी, वो किसको रेफरेंस करेगी, हमने देखो यहाँ पे रेफरेंस के बाद क्या लिखा है, गार्जियन लिखा है, तो यहाँ पे ये बेसिकली गार्जियन को रेफरेंस करेगी। ठीक है, अगर मैं ये उल्टा लिखता, सपोज करो मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट की जगह मैं यहाँ पे ऑल्टर टेबल गार्जियन लिख दिया, और यहाँ पे गार्जियन की जगह मैं स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दिया तो यहाँ पे रेफरेंसेस के बाद स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट को रेफरेंस करेगा। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो एरो का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब वो गार्जियन से स्टूडेंट को रेफरेंस करेगा। तो इसका मतलब रेफरेंसेस के बाद जो लिखा हुआ रहेगा उसको रेफरेंस करेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि एक कॉमन एट्रीब्यूट रहना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप फॉरेन की नहीं बना सकते। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मान लो कि मेरा जो टेबल है, अब एक काम करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ। एक और एक चीज़ आपको दिखाना है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। वो क्या है कि आप मान लो कि मेरे पास जो टेबल है, ठीक है, तो उस टेबल के अंदर अगर मैं एक नया एट्रीब्यूट डालना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या लिखूँगा। ठीक है, मान लो हमारे पास जो टेबल है वो है स्टूडेंट टेबल। ठीक है, अब स्टूडेंट एक टेबल बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल में आपकी क्या रहेंगे, स्टूडेंट की आईडी रहेगी, स्टूडेंट की नेम रहेगी, और मान लेते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर रहेगा, नहीं स्टूडेंट का डीओ भी रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ठीक है, अब मेरा मन किया, ये हमारा एग्जिस्टिंग टेबल है, अब मेरा मन किया कि मुझे यहाँ पे गार्जियन की आईडी भी, गार्जियन आईडी नाम की एक एट्रीब्यूट इस टेबल के अंदर डालनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे किसी भी टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट डालना है तो सबसे पहले मुझे टेबल को क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्टर टेबल लिखूँगा, फिर जो टेबल का नाम है वो लिखूँगा। तो यहाँ पे टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट था, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख दूँगा। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक एट्रीब्यूट ऐड करना है जो कि है गार्जियन आईडी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऐड। ठीक है, ऐड, फिर एट्रीब्यूट का नाम लिखूँगा जो है गार्जियन आईडी, और उसका डेटा टाइप लिख दूँगा। तो डेटा टाइप गार्जियन आईडी का क्या था, वैरकेर था। सो मैं यहाँ पे वैरकेर लिख दूँगा, और वैरकेर की जो साइज़ है वो भी फिक्स साइज वो मैं लिख दूँगा 20। लिखने के बाद सेमीकोलन देके मैं जैसे ही एंटर मारूँगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड हो चुका है। स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ तो है ही, साथ ही साथ और एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड हो चुका है, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, आपका टेबल। अब कब, जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट दे सकते हो। तो कैसे करोगे, ऐड लिखोगे, एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे, एट्रीब्यूट का डेटा टाइप लिखोगे, और अगर उसका कोई साइज फिक्स साइज है तो वो लिख दोगे। ठीक है, अब आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपका जो गार्जियन आईडी है वो आपका 20 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम ले सकता है। अब मान लो आपका मन किया कि आप गार्जियन आईडी को 30 कैरेक्टर्स तक एक्सटेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पहले तो टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टर, मॉडिफाई करना है आपको। तो देखो, सबसे पहले आपको ऑल्टर टेबल लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको टेबल का नाम लिखना है जो है स्टूडेंट। अब आपको वैरकेर जो डेटा टाइप है उसका मैक्सिमम जो लेंथ है उसको 20 से 40 या 30 कुछ एक तो करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गार्जियन आईडी का जो मैक्सिमम वो लेंथ है उसको बढ़ाना है। तो क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई लिखना पड़ेगा, फिर जिस डेटा टाइप जिस एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर रहे हो उसका नाम लिखना पड़ेगा जो कि गार्जियन आईडी है। उसके बाद उसके डेटा टाइप को लिखना पड़ेगा। अब मॉडिफाई करने के बाद जो नया वैल्यू है वो आपको ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। मान लो 40 रखना चाहता हूँ तो मैं 40 लिख दूंगा, सेमीकोलन दे दूंगा। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, अब इसके बाद नेक्स्ट जब मैं टेबल के अंदर वैल्यू डालना चालू करूंगा वैरकेर के अंदर,
ठीक है, मतलब गार्जियन आईडी के अंदर तो मैं 40 लेटर्स तक डाल सकता हूँ। पहले क्या था, 20 लेटर्स तक डाल सकता था, अब मैं 40 लेटर्स तक डाल सकता हूँ। ठीक है, हर एक रो में। ठीक है, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर हमें देखना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी भी एट्रीब्यूट का जो है डेटा टाइप उसको भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो मेरा जो है जो गार्जियन आईडी है उसको मैं वेर केयर से केयर करना चाहता हूँ। ठीक है, जो गार्जियन आईडी है उसको मैं वेर केयर से केयर करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो चलो देखते हैं। मान लो हमारा जो वेर केयर है मतलब जो गार्जियन आईडी है वो वेर केयर है और मैं उसको वेर केयर से केयर बनाना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका टॉपिक क्या है मैं वो लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सो मॉडिफाइंग द डेटा टाइप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एट्रीब्यूट का जो डेटा टाइप है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मुझे टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का जो नाम है वो लिखूँगा जो कि यहाँ पे स्टूडेंट है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे को डेटा टाइप मॉडिफाई करना है वेर केयर का, राइट। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, मॉडिफाई लिखूँगा, फिर जो एट्रीब्यूट है उसका नाम लिखूँगा गार्जियन आईडी, और उसके बाद जो नया डेटा टाइप मेरे को डालना है उसके लिए वो लिख दूँगा। तो मान लो मैं वेर केयर से केयर बनाना चाहता हूँ तो मैं केयर लिखूँगा और केयर का जो एक लेंथ है वो स्पेसिफाई कर दूँगा। तो मैं ऐसा जैसे ही लिख दिया और एंटर दबा दिया, तो अभी जो गार्जियन आईडी है वो वेर केयर से केयर हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखो यार, आप कंस्ट्रेंट को भी मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, आप कंस्ट्रेंट को भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो कैसे आप करोगे, मान लेते हैं कि हमारा एक एग्जांपल सोच लेते हैं तो ज़्यादा सुविधा होगा, राइट। सो मैं यहाँ पे पहले टॉपिक लिख दूँ मॉडिफाइंग द कंस्ट्रेंट। मतलब आप ये कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडिफाइंग कंस्ट्रेंट ऑफ एट्रीब्यूट का जो भी कंस्ट्रेंट है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो क्या करोगे, ध्यान से देखो। मान लो मेरा जो क्या बोलते हैं, मान लो अगर एक ऐसा रैंडम एग्जांपल मान लेते हैं, जो हमारा स्टूडेंट नेम है उसको मैंने प्राइमरी की बना दिया है। फिर मेरे को बाद में पता चला यार एक दो स्टूडेंट के तो सेम नाम हो सकते, तो उसको प्राइमरी की नहीं रखना चाहिए, मैं उसको नॉट नल बनाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टूडेंट नेम का जो एट्रीब्यूट है उसका जो कांस्टेंट है वो प्राइमरी की से मुझे नॉट नल करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले मुझे टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का जो नाम है वो लिख दूँगा जो है स्टूडेंट। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, फिर लिखना पड़ेगा मॉडिफाई, फिर जिस एट्रीब्यूट को आप मॉडिफाई करना चाहते हो उसका नाम जो है एस नेम। ठीक है, एस नेम। इसके बाद जो डेटा टाइप है, ठीक है, वो लिख दो। तो एस नेम क्या था, कैरेक्टर था। फिर डेटा टाइप का जो लेंथ है वो लिख दो, 20 मान लेते हैं। अब इसके बाद जो नया कांस्टेंट आप डालना चाहते हो वो आप लिख दो। तो मैं यहाँ पे नॉट नल लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नॉट नल लिख दूंगा। फिर यहाँ पे सेमी कोलन डाल के जैसे ही एंटर मार दूंगा, तो अभी जो आपका एस नेम एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की से नॉट नल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, नॉट नल होने का मतलब यही है कि अब आप सेम वैल्यू डाल सकते हो उसके अंदर, लेकिन कोई खाली जगह नहीं रख सकते। आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर डालना है, कोई ना कोई नाम डालना है। अब सेम नाम भी हो सकता है, अलग नाम भी हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन कुछ डालना होगा। ठीक है, सो ये बात है। फिर नेक्स्ट और भी है, जैसे मैं एट्रीब्यूट को हटा भी सकता हूँ। ठीक है, एट्रीब्यूट को हटा भी सकता हूँ। कैसे हटाऊँगा, देखो मान लो कि मेरा जो टेबल है, एक काम करता हूँ। ठीक है, एक काम क्या है कि थोड़ा सा जगह का कमी है, तो इसीलिए चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखाऊंगा तो फ़ायदा है। अब मैं कैसे एक एट्रीब्यूट को हटाता हूँ वो देखिए। ठीक है, मान लो ये हमारा टेबल है। ठीक है, ये हमारा टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ,
कि मैं गार्जियन आईडी को हटाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो कि मैं गार्जियन आईडी को हटाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहले टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। सो ऑल्टर टेबल लिखूँगा, फिर जो टेबल का नाम है वो लिखूँगा, जो है आपका स्टूडेंट, ये लिख दिया। और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप लिखना पड़ेगा। ड्रॉप लिखने के बाद जिस एट्रीब्यूट को आप हटाना चाहते हो उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो ड्रॉप, आप यहाँ पे अगर GID लिख दोगे, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक ही लाइन में घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रॉप GID ऐसा लिख के अगर आप सेमी कॉलन दे देते हो, फिर एंटर करते हो, तो फिर क्या होगा, ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल में से गार्जियन आईडी हट जाएगा, गार्जियन आईडी भैया हट जाएगा। तो टेबल ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा, ठीक है। मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे मैंने ड्रॉप कमांड का यूज़ किया, यहाँ पे मैंने ड्रॉप कमांड का यूज़ किया। ये देखो, ये ड्रॉप कमांड का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं किसी भी एट्रीब्यूट को हटा सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि मुझे टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा, फिर टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, फिर ड्रॉप लिख के जिस एट्रीब्यूट को ड्रॉप करना चाहता हूँ मैं वो लिख दूँगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कुछ भी चीज़, हमेशा याद रखना, अगर कुछ भी चीज़ हटाना है, अगर कांस्टेंट भी हटाना है तो भी ड्रॉप यूज़ करना है, अगर एट्रीब्यूट हटाना है तो भी ड्रॉप यूज़ करना है। तो ड्रॉप का यूज़ एक ही है, किसी भी चीज़ को हटाने के लिए हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मान लो ये जो टेबल है, मान लेते हैं कि ये जो हमारा स्टूडेंट आईडी है ये आपका प्राइमरी की है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट आईडी जो प्राइमरी की है, मैं प्राइमरी की हटाना चाहता हूँ। स्टूडेंट आईडी रहेगा लेकिन इसका जो कांस्टेंट है वो मैं हटा दूंगा। तो क्या करूँगा उसके लिए, मतलब प्राइमरी की नहीं रहेगा, स्टूडेंट आईडी रहेगा लेकिन वो प्राइमरी की नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या लिखूँगा यार, देखो ध्यान से, पहले लिखूँगा ऑल्टर टेबल, ठीक है, फिर टेबल का नाम लिख दूँगा जो है स्टूडेंट, इसके बाद ड्रॉप लिख दूँगा, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप, उसके बाद प्राइमरी की, ठीक है, ड्रॉप प्राइमरी की। तो ये जैसे ही मैं लिख के एग्जीक्यूट करूँगा, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, ये जो हमारा टेबल है इसमें से स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की कांस्टेंट था, तो ये प्राइमरी की कांस्टेंट हट जाएगा। अब स्टूडेंट आईडी और प्राइमरी की नहीं रहा, प्राइमरी की नहीं रहा का क्या मतलब हुआ, प्राइमरी की नहीं रहा का मतलब है कि अभी आप सेम वैल्यू डाल सकते हो। इसका मतलब है मान लो कि इसका वैल्यू 123 है किसी एक स्टूडेंट का, किसी दूसरे स्टूडेंट का भी अगर आप वैल्यू 123 डाल देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये और प्राइमरी की आपका नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये अलाउ कर देगा, ठीक है, ऐसा बात है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग SQL को और अच्छे से देखेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है समझनी, सो टेंशन मत लीजिए, एक एक करके हम सभी कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।